हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अदर्स क्लासेस। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है एमसीक्यू साइंस के, और ये जो एमसीक्यू है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी चैप्टर्स हैं आपके आने वाले हैं उसके मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे एमसीक्यूज ले लिए हैं। हम एक एक करके उनकी बात करेंगे। आप अगर इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अपना 1 घंटा देकर देख ही लेते हैं तो उसी में सफिशिएंट हो जाएगा कि आपको ये चीजें आंसर्स याद हो जाएंगे कि एक्चुअली में आपको आंसर्स लिखने क्या है। ये सिर्फ एमसीक्यू या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए नहीं है। यहाँ पर जैसे कि आपको कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें भी ऐसी छोटी चीजें इसमें बेस मिल जाता है जो आपके लिए हेल्प कर सकता है। तो इसलिए आपको इसे देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। क्या होगा जब जो हिरन है वो गायब हो जाएगा आपकी फूड चेन से। तो अच्छे से आप लोगों को पता है कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन जहां पर हम किस किस की बात करते हैं, डायरेक्टली हम सबसे पहले लिखते हैं ग्रास। ठीक है, सबसे पहले क्या कर दिया हमने, ग्रास। इसके बाद आप देख रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं, डियर। डियर को कौन खाता है, ग्रास खाता है। और इस डियर को कौन खा सकता है, टाइगर। अब यहाँ पर जो बीच की चीज है वो क्या है, यही तो है। अब अगर इसे हटा दिया जाए, ठीक है, इसे हटा दिया जाए तो इसका मतलब कि टाइगर को, जो कि क्या होता है, कार्निवोर होता है। ठीक है, जो क्या होता है, कार्निवोर्स होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो टाइगर होता है उसे फ्लैश खाना होता है, जबकि जो डियर होता है उसे क्या खाना होती है, ग्रास खानी होती है। अब डियर तो हट गया है, अब टाइगर ग्रास थोड़ी खाएगा, है ना। टाइगर ग्रास थोड़ी खाएगा, जो उसका मनपसंद खाना है वो ग्रास नहीं है तो वो ग्रास नहीं खाएगा। तो अब यहाँ पर इन्होंने यही बात की है कि हमने डियर को मिक्स कर दिया, हटा दिया, मतलब यहाँ से मिक्स कर दिया, हटा दिया। अब इसमें आपको देखना है कि आपके पास 4 पॉइंट दिया, उनमें से कौन सा ठीक होगा। सबसे पहले द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज, ये तो सबसे पहले ही गलत हो जाएगा। जिसे खाना ही नहीं मिलेगा वो बढ़ेंगे कैसे, जिसका खाना ही खत्म हो गया है वो कैसे बढ़ सकता है, तो उसका मतलब है गलत है। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इज डिक्रीज, अब ग्रास डिक्रीज होंगी। चलो ये बात हम समझ लेते हैं कि जो ग्रास है वो क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं। क्यों, क्योंकि डिक्रीज होगी तो इसका मतलब ग्रास को खाने वाला हट चुका है, तो वो डिक्रीज कैसे होगी, टाइगर थोड़ी खाएगा ग्रास, तो फिर डिक्रीज होने के भी चांसेस नहीं बनते। उसके बाद टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, अब मजबूरी में टाइगर क्या खाना स्टार्ट करेगा, ग्रास। ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि वो मजबूरी में क्या खाने लग जाए, ग्रास, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज, जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज, और ग्रास की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। दोनों ही चीजें हो जाएंगी, ग्रास को खाने वाला खत्म तो वो चीज बढ़ती चली जाएगी, और जो टाइगर खाता था वो भी खत्म, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, टाइगर्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम। तो इसका जो आपका बनता है वो क्या बनता है, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है, द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल्स आफ्टर व्हाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ। जब आप पेंट करते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें शाइनिंग आने लग जाती है, उसका रीजन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग सुन चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें हम क्या मिक्स करेंगे, H2O। ठीक है, क्या मिक्स करेंगे, H2O, और जो बनकर आता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो बनकर आता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि किससे रिएक्ट करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पर कार्बन डाइ, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, और तब जाकर ये क्या हो रहा है, शाइन दे रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है, शाइन दे रहा है, और शाइन देने के बाद जो चीज बनती है वो क्या बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा क्योंकि रिएक्ट करा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट करके आंसर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉस्फेट कहीं से भी नहीं हो सकता, कार्बोनेट भी नहीं होगा, जो आंसर होगा वो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले का आंसर डियर को हटा दिया गया तो क्या बन गया, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज। इसके बाद नेक्स्ट वाले में शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर व्हाइट वॉशिंग। आफ्टर व्हाइट वॉशिंग का कैल्शियम ऑक्साइड लिया, H2O लिया, दोनों को मिक्स करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने किससे रिएक्ट करा, H2O से, और फिर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम
क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। तो इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर, दूसरे का आंसर समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे एमसीक्यू की तरफ। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन एमसीक्यू के। दो क्वेश्चन की आप बात कर चुके हैं, उनके आंसर्स देख चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द रोल प्लेड बाय गॉल ब्लैडर इन ह्यूमन बॉडी इज। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस होता है, उसमें एक टॉपिक, एक मतलब ऑर्गन आता है जब में हम बात करते हैं लीवर की। लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोर होता है वो बाइल जूस होता है। हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है गॉल ब्लैडर को, और बाइल जूस को कहा जाता है पित्त रस। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर की, तो हम ये जानेंगे कि गॉल ब्लैडर एक्चुअली इसके क्या फंक्शन होते हैं। आपको एक एक चीज और सबके फंक्शंस, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपको जितने भी चैप्टर नंबर 6 है या फिर जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें सभी के फंक्शंस देख लेना है, जिससे कि आपको वो डीपली समझ में आ सके। तो गॉल ब्लैडर इन ह्यूमन बॉडी इज, सबसे पहले टू स्टोर बाइल, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, टू स्टोर बाइल, जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम बात जब करते हैं तो डेफिनेटली जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें बाइल जूस स्टोर रहता है, ठीक है, उसमें बाइल जूस क्या रहता है, स्टोर रहता है। टू सिक्रीट बाइल, इमल्सिफाई फैट, और टू डाइजेस्ट फैट। अब यहाँ पर चारों ही ऑप्शन, जब हम बात करते हैं लीवर की, तो लीवर में क्या होता है कि जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, इमल्सिफाई ऑफ फैट, जो फैट होता है उसी को तो डाइजेस्ट करता है, उसी को तो ब्रेक डाउन करता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको बात पूछी जा रही है वो क्या है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर का सीधा साधा काम होता है टू स्टोर बाइल। ये किसे स्टोर करता है, बाइल को। Next question, in the following groups of material, which group contains only non-biodegradable items? यहाँ पर एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर क्या है, नॉन का मतलब क्या है, जो चीज डिकम्पोज ना हो सके, जो चीज डिकम्पोज हो जाए वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल आइटम्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में आपको डिफरेंसेस करने हैं कि कौन सा जो है ठीक है और कौन सा गलत है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो कई बार बच्चे क्या होता है कि उसे समझ में नहीं आ पाते, इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन दिए कि आप ठीक से उसे कर सके। सबसे पहला वुड, पेपर, लेदर, ये तीनों ही चीजें बायोडिग्रेडेबल आइटम है, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। नेक्स्ट है पॉलिथीन, डिटर्जेंट और पीवीसी, ठीक है। डिटर्जेंट एक वो होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, एक वो होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पे डिटर्जेंट आ गया, इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक, बैकलाइट और डीडीटी, ठीक है, प्लास्टिक, उसके बाद बैकलाइट और डीडीटी। यहां पर आपसे पूछा गया है वो ग्रुप जिसमें सारे के सारे वो आइटम्स दिए गए हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका मतलब वो कौन है, प्लास्टिक भी है, बैकलाइट भी है और क्या है, डीडीटी भी है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी वाला आपका आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप दो रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एग्जिट, जहां पर हीट, लाइट और एनर्जी एग्जिट मतलब कि बाहर निकले, रिएक्शन होने के बाद आए, तो उसका मतलब वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक। बट रिएक्शन प्रॉपर मतलब आपको रिएक्टेंट को रिएक्ट करना पड़े और उसमें आपको हीट, लाइट और एनर्जी देनी पड़े, वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट, लाइट, एनर्जी देने के बाद ही प्रोडक्ट मिलता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको इसमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, वो कौन कौन से तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहला बर्निंग ऑफ कोल, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल क्या है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको डिकम्पोजिशन देखने के बाद पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि डिकम्पोजिशन जिसमें कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन में आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, ना देखी हो तो जाकर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन जिसमें हीट, लाइट और एनर्जी के द्वारा ही रिएक्शन होती है, जब तक आप उसमें नहीं देंगे तब तक वो रिएक्शन नहीं हो सकती। इसलिए डिकम्पोजिशन की सारी रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। आपको लिखा दिख जाए तो आप डेफिनेटली समझ लेंगे कि आंसर यही है, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन तो कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग एनर्जी नहीं बनाएंगे। तो हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कौन सा है, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस की मैं आपको रिएक्शन उसमें भी लिखकर दिखा चुकी हूँ, H2 + O2, ठीक है। तो उसमें H2O को अलग अलग किया जाता है 2 पार्ट में, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पूछा गया है मोल रेशियो किस किस का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, इसका क्या होगा आपका रेशियो, 1:1 नहीं, 2:1 बिल्कुल, 4:1 नहीं और 1:2 भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा, 2:1। इसे याद कर लियो, मेरे ख्याल से आपको देखने से ही याद रह जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। यहाँ तक के एमसीक्यूज आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज, जो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज होता है वो कितने बॉन्ड में बॉन्डेड होता है, ठीक है, वो कितने बॉन्ड में बॉन्डेड होता है। तो जैसे कि आप अमोनिया में देख सकते हो कि एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। तो इसके हिसाब से बच्चे अलग अलग कर सकते हैं कि भाई एक नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है तो दो हो सकता है कि अलग अलग बॉन्ड हो, मतलब कि 2 जो है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, एक 3 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड, इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं। बट यहाँ पर जो आंसर आएगा आपको ध्यान रखना है, अमोनिया हमेशा सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। इसमें जो ऑप्शन है ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड। कई बार इसके सिवा और भी ऑप्शंस आ सकते हैं, सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बट आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी आंसर पे आपको टिक नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बताना है ओनली सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। मतलब जो अमोनिया है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, उसमें और कोई बॉन्ड का यूज किया नहीं जाता है। तो इस तरह के आपको इसमें ऑप्शंस में याद रखना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है हाइड्रोजन गैस के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी है, सबसे पहला, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो किसमें सॉल्युबल होती है, वाटर में। ये जो आपकी स्टेटमेंट है वो ठीक है। फिर भी हम आगे की स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज हैवियर देन एयर। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो हवा से हैवियर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए हवा से हल्की नहीं, हैवी नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट गलत। अब हमने पढ़ लिया इट इज सॉल्युबल इन वाटर, उस स्टेटमेंट को हमने ठीक करा, तो ये तो डेफिनेटली गलत ही जाना है, सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होगा हमारा, गलत होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स being used in kitchen can also be used as the raw material for making। जो हम लोग यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट का, वो हम लोग किचन में तो यूज करते ही हैं, और किस किस चीज में आप एज अ रॉ मटेरियल उसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, वॉशिंग सोडा। आप उसमें देख चुके हैं सेकंड चैप्टर की लास्ट की जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक करके आप जरूर अच्छे से कर ले। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम जो हुआ था आपका लास्ट ईयर, उसका हुआ था कंपार्टमेंट का, उसमें उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन को ले लिया था, तो इसलिए आप उसे जरूर कर लें। वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड स्लैग लाइम। सबसे पहले स्लैग लाइम में तो नहीं होगा, यहाँ पर पहले 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि फोर्थ नहीं हो सकता, ऑप्शन क्या है, गलत है। थर्ड एंड फोर्थ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या है, गलत है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों में ही क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का यूज होता है, इसलिए आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, फोर्थ वाला। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक जाएगा, फोर्थ। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ हमने अलग अलग ऑप्शंस देखे, इस टाइप से भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स। एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय। तो जो हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, उसके द्वारा हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, सेलुलर। बट जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं करते। तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग, टिश्यू रेस्पिरेशन, ऑर्गन रेस्पिरेशन, डाइजेस्टेड ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला आपका कौन सा है, ब्रीथिंग है, नेक्स्ट है टिश्यू रेस्पिरेशन, उसके बाद है और ऑर्गन रेस्पिरेशन और फिर से डाइजेशन ऑफ फूड। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, टिश्यू रेस्पिरेशन। हम लोग कौन सा करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। जबकि जो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे, टिश्यू रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि एमसीक्यू को आपको देखने के बाद अगर इनमें से कोई भी एमसीक्यू आता है तो वो आपको याद करने की जरूरत है, आप डायरेक्टली इसे समझ सकते हैं, ये जरूरी नहीं।
कि आपके एमसीक्यू की यही सेम आ जाए, बट आपके लिए यहाँ पर एक बेनिफिट है। वो बेनिफिट ये है कि आपको डायरेक्टली चीजें पता चल रही हैं कि हाँ भाई इस तरह से ये चीज होती है, छोटी छोटी चीजें आपकी समझ में आ रही हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज। अब हमारे आगे के एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इसमें आपको एक जो स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसमें दिखाना है कि जो आपके इसमें टॉपिक्स दिए गए उसमें कौन कौन सा ठीक है और कौन कौन से गलत है, वो आपको इस रिएक्शन को देखने के बाद देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं ये रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली आप देख रहे हैं आयरन को जो है रिएक्ट किया गया है H2O से और फेरिक ऑक्साइड बन गया, साथ में यहाँ पर H2 मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। यहाँ पर आपको 4 इसके लिए स्टेटमेंट दी गई है, आपको उनमें से कोई एक स्टेटमेंट देखनी है कि वो कौन सी सही है कौन सी गलत है। इसी को लेकर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि इसमें कौन कौन सी ठीक है कौन कौन सी गलत है, वो आप ऑप्शंस देख के इसमें करेक्ट करेंगे और उसमें जो गलत होंगे उन्हें गलत करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ और थर्ड और फोर्थ। तो इसमें इस तरह से आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। डेफिनेटली जो आयरन मेटल है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये तो डेफिनेटली है क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन सी बता रही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, डेफिनेटली जो वाटर है उसने क्या करा है, रिड्यूस किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं H2O से क्या हुआ है कि ऑक्सीजन अलग हो गया है और दूसरी चीज क्या हुई है, हाइड्रोजन अलग हो गया है। वाटर इज एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल भी नहीं, वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ थे। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किसकी तरह दिखा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शंस ठीक है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, उसके बाद आयरन वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ये 3 ऑप्शन ठीक है, जिसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। अब आप ऑप्शन में देख ले, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड गलत है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आपका सी आंसर होने वाला है। क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसीलिए आपको इस वाले जो टॉपिक है, इस वाले जो पैटर्न है उस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक की तो आपके 1 मार्क बिल्कुल ही चले जाएंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा सा बिल्कुल क्या हो सके कि आपके अंदर इतने स्किल्स हो सके कि आप बिल्कुल ही स्मार्टनेस से वहां पे वर्क कर सके और आप वहां पर जो आंसर्स दें वो अपने स्मार्टनेस के साथ ही दें, अपने स्किल्स के साथ दें। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए मैंने यहाँ डायरेक्टली आंसर दे दिया है क्योंकि इसमें 4 अलग अलग पॉइंट है, लेकिन आपको ये याद रखने वाली चीज है तो मैंने इसलिए डायरेक्टली आंसर दिया। एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच एक्सोथर्मिक, ये आपका आंसर होगा। ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन भी दे सकते थे, एक्सोथर्मिक की जगह एंडोथर्मिक भी दे सकते थे, जो इसके ऑप्शंस बनते हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन आया था और उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक की जगह एंडोथर्मिक। बट रेस्पिरेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग फूड एंड ऑक्सीजन लेंगे तब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, उसके बाद में एनर्जी हम लोग ऑब्टेन करेंगे, हमें एनर्जी बाद में मिलेगी। तो इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाती है, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। कौन सी कहलाएगी, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है इन पीरियोडिक टेबल हीलियम, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट। सीरियसली में आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से 1 मार्क के क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें आपको इस चीज के लिए पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज कहां पर है। जैसे कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी याद होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको मेंडलीव की टेबल भी याद होनी चाहिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको याद है, जैसे कि आपको क्या है कि आपका पीरियड नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर फर्स्ट आपको इस तरह से याद है, आपको पता है कि जो मेंडलीव की उसमें पीरियड कम है, ग्रुप भी कम है, लेकिन पीरियड 6 तक तो है, ठीक है, और उसमें जो जो ग्रुप आपने याद करे हैं वो सारे हैं। कौन कौन से, एक तो नोबल गैसेस उसमें नहीं है, तो वो चीज उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, आपको ध्यान रखना है मेंडलीव की जब आप याद करेंगे तो सेम आपको ग्रुप नंबर फर्स्ट में लिखा दिखाई देगा हेलिना की, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद, ये चीज आपको वो बस रब से तक खत्म हो जाएगी, फरियाद नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप है 7
और मेंडलीव की जो है उसमें ग्रुप है 6, इसलिए आपको डायरेक्टली 6 तक याद रखना है और आपको वो वाली टेबल भी याद रहेगी। तो अगर आपको मॉडर्न पीरियड टेबल याद है तो इसका मतलब आप ध्यान रखें वो भी याद है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर आप वहां पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखकर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग याद रखें, मन करे तो अभी बुक हटाओ, अभी उसे एक बार से क्या कर लो कि एक बार देख लोगे ना तो तुरंत ही लगेगा कि हाँ भाई ये तो हमें याद है। ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा ऊपर लिथियम ऑक्साइड और वो हाइड्राइड ये चीज दे रखी है, उसी हिसाब से आप इसके बना देंगे, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इन पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट, जो पीरियोडिक टेबल होता है वो कहां पर होता है, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, उसके बाद टॉप राइट। ठीक है, तो राइट तो नहीं होगा कि राइट और लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो आएगा वो बिल्कुल कहां पर आ जाएगा, आपका लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, टॉप लेफ्ट। सबसे ऊपर यहाँ की तरफ होता है हाइड्रोजन और यहाँ की तरफ होता है हीलियम। ठीक है, यहाँ की तरफ होता है हाइड्रोजन और नेक्स्ट साइड जो उस साइड होता है वो क्या होता है, हीलियम। तो हीलियम का आपको समझ में आ गया। इस तरह से आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चंस बनेंगे, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपको अपनी स्मार्टनेस दिखाना बहुत जरूरी है, सोच समझ के आंसर दें, बिल्कुल भी गलत ना करें, क्योंकि इस बार के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं एमसीक्यू, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से करें। और दूसरी चीज, जो ये चीज मैंने बताई है उस पर भी तुरंत ही ध्यान दें, बुक खोलें, तुरंत देखें, आपको पता चल जाएगा सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम करने में नहीं है। इतने क्वेश्चंस आप अभी कर लें, इतना ही सफिशिएंट है कल के एग्जाम के लिए। बाकी अब आने वाले टाइम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए हम बहुत सारी चीजें करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं आगे क्लासेस में, जिससे कि आपकी हम सारी तैयारी करा सके। इसे वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें।